हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फंडामेंटल्स। माई सेल्फ मंगल पांडे। और अभी हम लोग लास्ट इसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे चल रहे थे, तो उसी पे अभी आगे कंटिन्यू करेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली 3 काइनेटिक इक्वेशन बहुत प्रॉपरली देखे हैं, इसको बहुत जगह यूज किए, तो ये बहुत पॉपुलर इक्वेशंस है। और ये इक्वेशंस आता है, हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो वन डायमेंशन में, यानी कि दीज आर द इक्वेशंस यूज्ड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अब इनका डेरिवेशंस पार्ट भी है, डेरिवेशन पार्ट पे जाएंगे नहीं, लेकिन ये एक इंटीग्रल पार्ट जो उसका जरूरी है कि कहां से किसको इंटीग्रेट करके ये बनता है वो भी याद रहना चाहिए। जैसे कि इसको अगर हम देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। तो ये आता कहां से है, जब हम लोग लेते हैं a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो dt को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, a dt इज इक्वल टू dv। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो dv का इंटीग्रेशन v माइनस यू और इधर आ जाएगा at। लेकिन अगर ये वेरिएबल हुआ तो इस केस में हमको ये इंटीग्रेशन जरूरत होना चाहिए, उसको याद रखना पड़ेगा, मीन्स उसको वेरिएबल से भी काम कर सकते हैं। जब वेरिएबल होगा तो इसको प्लेस नहीं कर सकते, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो फिर ये काम नहीं करेगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो वेरिएबल के लिए इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रहना चाहिए। दूसरा क्या है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आता कहां से है, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के टर्म पे वेलोसिटी लिखते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसको ब्रेक करो तो क्या लिखेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू v डी टी। तो इसको इंटीग्रेट कर दें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो प्लेस करना होगा u प्लस ए टी। ठीक है, अगेन अगर इस सिचुएशन में वेलोसिटी u प्लस ए टी नहीं है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस नहीं है, तो वेलोसिटी के लिए कोई इक्वेशन मिलेगा। अगर वो इक्वेशन मिल रहा है तो उस इक्वेशन को फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो उसकी हेल्प से डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है। ओके, तो यानी कि वेरिएबल सिस्टम के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन के लिए। जहां वेरिएबल एक्सेलरेशन रहेगा तो फिर ये काम नहीं आएगा, लेकिन वेरिएबल सिस्टम में भी हम उस इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। तीसरे वाले का इंटीग्रेशन और भी इंपॉर्टेंट हो, याद रखना चाहिए, a इज इक्वल टू dv बाई dt, ये लिखते हैं। ठीक है, हमको एक्सेलरेशन भी चाहिए, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट वाला भी टर्म भी चाहिए, s भी चाहिए। तो ये जनरली तब यूज किया जाता है जब मान लो कि तुमको वेलोसिटी का फंक्शन दिया हो, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड फंक्शन हो, वो टाइम का फंक्शन नहीं हो, वो एक्स का फंक्शन हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म पे ही उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसको टाइम के टर्म पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे चाहिए कि इसको dx के टर्म पे इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो dx मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी dx मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्सेलरेशन भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल हो उस पर भी लिखा जा सकता है। मीन्स जब तुमको डिस्प्लेसमेंट के टर्म पे सारा इक्वेशंस बनाओ कि डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल का इक्वेशन दिया हो, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया है, चाहे किसी का भी दिया हो, एक का दिया हो तो डिफरेंशिएट करके दूसरा भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म पे हो। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको ला करके इंटीग्रेट करेंगे। तो अब ये dt और ये dx, इसको देखो तो ये dx बाई dt ये वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी इज dx अपॉन dt। तो इसको चेंज कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a dx इज इक्वल टू v dv, dv तो था ही पहले, और dx बाई dt मिलके हो गया v। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों भी तुमको याद रखना चाहिए जब वेरिएबल एक्सेलरेटेड सिस्टम हो। ये तीनों तब काम आएगा जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, और ये जब काम आएगा जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी दिख सकता है। ठीक है, बट यहां पे भी हम लोग जनरली करेंगे जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है उन पे भी बहुत सारा पार्ट्स है। नॉन यूनिफॉर्म का केस जो भी था वो हम जब इक्वेशन बनाए थे तो उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, दो ज्यादा पार्ट्स, वही पार्ट है जिसमें इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 1D मोशन में हम लोग को एक अलग से पढ़ना चाहिए ग्रेविटी, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मोशन in obviously one dimension under the influence of gravity, ग्रेविटी के टर्म्स पे मोशन होगा। तो जनरली इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, ग्रेविटी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिफॉर्मली काम करता है
अप टू अ सर्टेन हाइट मीन्स हाइट बहुत ज़्यादा ना हो जाए तब तक हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि हमको जहाँ तक जनरली कैलकुलेशन करते हैं वहाँ 9.8 ही यूज कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम एवरेस्ट पे चले गए तो वहाँ 9.8 के अलावा 9.5 हो गया, ये डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग बहुत लंबे बहुत ऊंचे हाइट तक भी जाएंगे तो भी जी का वेरिएशन नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान सकते हैं। तो जो भी मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो इस पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन अलग से ग्रेविटी के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन तुमको याद रखना चाहिए पहले से, जिससे काम आसान होता है। ठीक है, जैसे बात करें कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करें किसी एक h हाइट से, ठीक है, इसको फ्री फॉल कर दिया, रिलीज कर दिया गया है। जब ये वर्ड दिखेगा रिलीज का मतलब कि जीरो वेलोसिटी से छोड़ा गया है। तो जीरो वेलोसिटी छोड़ा गया है, जी से एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये जी से एक्सेलरेट करके नीचे जाएगा। तो ये यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम भी लगाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जब ये यहां ड्रॉप करेगा तो कुछ वेलोसिटी भी होगा इसके पास। ओके, कभी तुमको वेलोसिटी दे दिया रहा, पूछे कि कितने हाइट से गिराया गया था कि ये वेलोसिटी हो गया। ओके, कभी पूछ दिया जाए हाइट दिया और टाइम पूछ दिया जाए कितने समय के बाद गिरेगा, तो ये सब जनरली बनता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पहले से लिखें मान लो टाइम, तो गिरने में कितना टाइम लगेगा, √2h/g। ये बहुत लोगों को याद होगा और याद होना चाहिए, याद रहेगा तो आसानी से बनेगा। कैसे आया टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम लोग इसमें प्लेस कर दो। हमको हाइट पता है, कितना डिस्प्लेसमेंट करना है वो s डिस्प्लेसमेंट पता है, वो हाइट के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये हो गया हाफ, एक्सेलरेशन हो गया g, तो हाफ gt², यानी कि लिख सकते हैं h = हाफ gt²। h = हाफ gt² लिखोगे तो t आ गया 2h और ये g डिनोमिनेटर में, तो 2h/g, t² है रूट आ गया। ठीक है, दूसरा निकालेंगे इस पॉइंट पे जब गिरेगा तो वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू u + at अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो। ठीक है, और नहीं तो फिर इसको यूज कर सकते हैं v² = u² जो कि 0 है, 2 × g × h, तो v कितना आ गया, √2gh। तो ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत जगह यूज किए हैं, है ना। दिस इज फ्री फॉल वेलोसिटी, मींस व्हेन ऑब्जेक्ट is left to move under the gravity up to a distance h, then its velocity will be √2gh। तो ये जनरली दो चीज यहां पे यूज करते हैं। अब किसी को मान लो हम ऊपर फेंक रहे हैं, किसी को यहां से हम ऊपर की तरफ थ्रो किए विथ सम वेलोसिटी u, तो ये कितना हाइट जाएगा, ये कितना हाइट जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या आएगा, टॉप पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0, वही होता है टॉप पॉइंट। जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचा इसका वेलोसिटी होगी 0, तो टॉप पॉइंट पहुंचने में इसको टाइम कितना लगेगा, तो फिर से देखो सिंपली ये फॉर्मूला लगा लो, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u से थ्रो किया गया है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। अब हम अपना ऊपर को पॉजिटिव माने, यहां पे एक्सेलरेशन मेरा नीचे ही था और मोशन भी हम नीचे स्टडी कर रहे थे, इसी को अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन मान लिए थे, तो ऐसा लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रहा है तो लिख सकते हैं u - gt, सो t विल बी इक्वल टू u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, नॉट टाइम ऑफ फ्लाइट, u/g, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, टोटल टाइम अगर बात करें या टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ऊपर जाएगा, ऊपर से जाके फिर नीचे गिरेगा, तो टोटल टाइम मान लो t लगा, सो दैट t विल बी इक्वल टू 2u/g, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतने ही समय में वापस नीचे गिरेगा। ठीक है, कितना हाइट तक जाएगा, तो ये भी यहां पे इसको भी यूज कर सकते हो कि h = v √2gh। सो जिस वेलोसिटी से नीचे गिरे यहां पे पहुंचा, अगर किसी को हम h से फॉल करा दें तो यहां पे पहुंचेगा तो जो वेलोसिटी रहेगा उसी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो उतने ही हाइट जाएगा। तो h यहां पे हमको दिख रहा है v²/2g, तो h v², यहां पे u है तो u²/2g। ठीक है, यही प्रोजेक्टाइल में हम लोग ये दोनों चीज यूज करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट। तो उस प्रोजेक्टाइल को भी ध्यान रखोगे तो वो भी ऐसा ही है, उसमें जो वेलोसिटी होता है उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल में होता है, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में होता है। वर्टिकल वाले कंपोनेंट को मान लो अपना u, जो uy रखते हो, तो uy ही मान के चलो। तो यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो 2uy/g लिख दो, आ जाएगा। h चाहिए तो u के जगह फिर से यहाँ पे uy² / 2g लिख दो तो भी आ जाएगा।
फॉर्मूला यही है ना, क्योंकि वहां पे भी मतलब क्या है, वो 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन को डिफरेंटली पढ़ रहे हैं। वर्टिकल डायमेंशन में जो भी मूवमेंट हो रहा है वो इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो वहां वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट बस यूज करना है, तो वो प्रोजेक्टाइल का भी दोनों फॉर्मूला यही है। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट। अभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लें जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आया रखा है, तो सबको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहले कुछ काइनेमेटिक्स वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर ग्रेविटेशन वाला कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1 एंड द कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड इज s2। मींस शुरुआत में जो पहले 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया वो s1 है। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट होगा और ये चल रहा होगा, तो शुरुआत के 10 सेकंड में मान लो ये यहां से यहां तक पहुंचा, सो दिस डिस्टेंस इज s1। और दूसरा जो है फिर यहां से मान लो कि कोई और डिस्टेंस चला यहां तक ले लिए, सो दिस डिस्टेंस इज s2। पहला वाला कम होगा, यहां से ये डिस्टेंस लगा s2। ये कब चला? 20 सेकंड में। और ये कितने में चला? 10 सेकंड में। ठीक है, तो 10 सेकंड में कुछ दूरी तय किया, वो दिया हुआ s1। 20 सेकंड में कुछ दूरी तय हुआ, 10 से 20 नहीं, टोटल 20। क्या बोल रहा है? इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड। फर्स्ट 20 सेकंड का मतलब फिर से शुरुआत से करना है, इज s2। तो s1 और s2 के बीच में रिलेशन बताना है। और कैसा है मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अंडर मींस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन मान लेते हैं सिस्टम का कुछ a, ये एक्सेलरेशन मान लिए। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए कि s1 s2 में क्या रिलेशन होगा। ओके, तो s1 क्या हो गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी ut गया, बस गया बस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, t दिया हुआ है, t1 लिख देते हैं, बाद में दूसरा देखेंगे। s2 इज इक्वल टू हाफ a इंटू t2 स्क्वायर, सेम एक्सेलरेशन है इसलिए सेम रखेंगे। t1 t2 गिवन है, s1 s2 का रेशियो चाहिए। a से कोई मतलब नहीं, दोनों को डिवाइड कर दो कैंसिल हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या? s1 अपॉन s2, हाफ है कैंसिल हो गया, t1 अपॉन t2 का स्क्वायर। t1 कितना दिया? 10 सेकंड, और ये 20 सेकंड, इसका स्क्वायर यानी 4 हो गया। सो 4s1 विल बी इक्वल टू s2। क्लियर है? 4s1 इज इक्वल टू s2, या s2 इज इक्वल टू 4s1। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। सो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in t second. The value of t is, बोल रहा है क्या कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ एक दूरी तय किया, डिस्प्लेसमेंट किया 135 मीटर का, और इनिशियल पॉइंट पे इसका स्पीड था, वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड का, और इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, बताना है इसमें कितना टाइम लगा इसको। डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी दिया है, टाइम निकालना है। तो देखो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन पे एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, सो a विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, सब दिया हुआ है, v u और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। अब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो फिर वेलोसिटी निकालेंगे, सॉरी एक्सेलरेशन आ जाएगा तो टाइम निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी वो है, मान लीजिए v1 ये v2। ठीक है, या इसको लिखें u और v, ये u है और ये मेरा v है। ठीक है, तो दूसरा हम लोग टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी कि t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए। एक्सेलरेशन जो लाया इसमें प्लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s ऊपर चला जाए तो, और देखो यहाँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा v माइनस यू से, तो रह जाएगा क्या? ये 2s ऊपर चला गया, 2s अपॉन v प्लस यू। क्लियर है? थोड़ा सा ये काम करना चाहिए, या तो ये अगर फॉर्मूला ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है किसको हम अलग से बोले कि याद रख लो। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आए
तो पहले डिजिट्स प्लेस करने से पहले अच्छा है कि थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर लो। तो कम डिजिट्स प्लेस करना होगा, कम कैलकुलेशन करना होगा, और कम कैलकुलेशन करोगे तो एरर होने का चांसेस कम रहेगा। ठीक है, अब देखो सारा कुछ क्या दिया हुआ है, 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट दिया 135 मीटर का, 10 और 20 इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी है, तो 30, 135, 3, 4, 12, कुछ कैंसिल कर लेते हैं, 135, 75, 270 डिवाइडेड बाय 30, 0 गया 9, क्या रह गया 9 सेकेंड। सो कितना टाइम लगेगा, 9 सेकंड में कर लेगा डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर है? सो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, the distance traveled by a particle starting from rest and moving with a constant acceleration 4/3 meter per second square in the third second is, ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड है। nth सेकंड का फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्लेस करने की जरूरत भी नहीं है, उसमें फिर u का भी तो है झंझट, तो फिर वो निकालने के बाद भी तुमको ज्यादा ही मेहनत का काम होगा। सिंपल, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट में डिस्प्लेसमेंट सिंपल लिख सकते हैं हाफ at स्क्वायर। ठीक है, थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यानी कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड उसको क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड माइनस 3 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको माइनस कर दिया जाए, जितना टोटल 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो तो ये तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो सिंपल यहां पे 3 और 2 प्लेस करना है। सो आवर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू हाफ a 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सिंपल है, कोई फॉर्मूला अलग से लगाने की जरूरत नहीं। अब सबको प्लेस करते हैं। एक्सेलरेशन कितना दिया है 4/3, 4/3 इंटू 3 स्क्वायर, 9 माइनस 4 दैट इज 5, तो 2 10/3 मीटर दैट्स इट। ओके है, ये 2008 में, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी कभी रहा है। सो यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। ओके, तो एक क्वेश्चन ये भी देख लो, ये है थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए इसको करा रहे हैं। ये 1998 में रखा। अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर, मतलब कि ब्रेक लगाने के बाद भी 2 मीटर चलेगा और तब जाके गाड़ी रुकेगा अगर 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो। इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। बोला कि अगर वही कार, यानी कि वही ब्रेक भी होगा, उसमें ब्रेक तो नहीं बदल दिया गया, ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो ब्रेकिंग फोर्स है वो सेम रखा जाए, तो सेम फोर्स रखा जाए, सेम मास है, तो एक्सेलरेशन भी सेम मिलेगा, यानी रिटार्डेशन। तो सेम रिटार्डेशन होगा दोनों केसेस में। पहला बात क्लियर है, सेम कार बोल रहा है यानी कि ब्रेक सेम तो रिटार्डेशन सेम। और इस केस में क्या हो गया कि स्पीड जो है कार का वो ज्यादा है, पहले 40 था अब 80 है, तो बताना है कि अब कितनी दूर जाकर के ये रुकेगा। ठीक है, तो सिंपल है कि पहले मेरा एक कार है, ये चल रही हो, इसका स्पीड है कुछ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, और ये यहां से कुछ 2 मीटर चलने के बाद ब्रेक लगाने के बाद रुक जाता है। ओके, तो ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट पे रुकेगा, उसके लिए क्या है, सीधे फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। इससे रिलेटेड देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी हो गया 0, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, वैसे नेगेटिव माइनस भी है, माइनस ही लिख देते हैं। सो एस a इज इक्वल टू क्या आ गया, u स्क्वायर अपॉन 2s, माइनस में लिख दो, नेगेटिव है तो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगली बार अब एक्सेलरेशन मेरा हमको पता चल गया कि ये एक्सेलरेशन लगता है, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, फिर से बता रहे हैं कि कैलकुलेशन का कोशिश करो कि लास्ट स्टेप में करना है। ओके, क्योंकि अब यहां पे कैलकुलेशन करोगे तो फिर इसको में कहते हैं ये किलोमीटर पर आवर है, इसको फिर हमको एसआई में कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, फिर अगला वाला भी 80 किलोमीटर पर आवर, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बहुत सारा कैलकुलेशन चलेगा। ठीक है, तो गड़बड़ी भी हो सकता है कहीं कहीं, तो इसलिए कोशिश करो कि लास्ट स्टेप में करें। दूसरा केस क्या होगा कि यही कार चल रहा होगा और ये कुछ x मीटर चला। ठीक है, जब इसका वेलोसिटी कुछ था 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको वेलोसिटी को लिख देते हैं u है,
तो इसको लिख देते हैं v1, पहला वेलोसिटी इसका मान लेते हैं v1 और अभी के केस में मान लेते हैं v2। ठीक है, तो अभी यहां पर भी लिखेंगे तो वही फॉर्मूला आएगा a इज इक्वल टू माइनस ऑफ v2 स्क्वायर अपॉन 2x। ये वाला डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये वाला वेलोसिटी दिया हुआ है, यहां पे भी ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। एक्सेलरेशन दोनों के केस में सेम होगा तो दोनों को सेम मान लेते हैं। तो जैसे हम लोग ये इक्वेशन 1 आ गया मान लो और ये इक्वेशन 2 आ गया, दोनों को सेम कर दोगे तो क्या रिलेशन बन जाएगा, v1 स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू v2 स्क्वायर अपॉन 2x। सो x विल बी इक्वल टू v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर, 2 कैंसिल कर दिए और ये s ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, v2 v1 कितना दिया हुआ है, v2 दिया हुआ। अब देखो, अब यहां पे बता रहे हैं कि अभी हम लोग SI CGS ये कन्वर्ट नहीं किए, मींस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे रेशियो है ना, तो कन्वर्ट करके भी रेशियो लोगे वही आएगा। इसको तुम FPS में कन्वर्ट कर दो फिर भी रेशियो लोगे तो भी वही आएगा। दोनों सेम सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए, बस ये मतलब है। तो v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 80 और ये हो गया 40, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर का शुरुआत के केस में, तो कितना हो गया 8 मीटर। देखो कितना कम कैलकुलेशन करना पड़ा। अगर शुरुआत में सारा डेटा प्लेस करोगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, फिर बहुत सारा कन्वर्सन भी करना पड़ जाता है। बहुत जगह में कैलकुलेशन को बचाना चाहिए, जितना कम से कम कैलकुलेशन करोगे उतना कम एरर होने का चांसेस रहता है। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी से। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये पिछले साल का क्वेश्चन है 2020 का। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। किसी टावर के छत से नीचे की तरफ कोई एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से। if it hits the ground after some time with a velocity of 80 मीटर पर सेकंड, the height of the tower is। समझ रहे हो, क्वेश्चन बहुत साधारण है कि कोई एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर से हम 20 मीटर पर सेकंड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किए, अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो ये यहां से यहां तक आकर के गिरा। जब ये जमीन पे गिरा है तब इसका स्पीड है 80 मीटर पर सेकंड का, और भी कुछ दिया है, दैट्स इट। जी का वैल्यू बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ले सकते हो। ओके, तो बताना क्या है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगा, ये h क्या होगा। ओके, तो सिंपल काइनेमेटिक फॉर्मूला लगा लो। अभी यहां पे तुम कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो इसलिए काइनेमेटिक्स का नॉर्मल फॉर्मूला लगा लेंगे। फाइनल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन तो हमको पता ही है। ठीक है, वेलोसिटी, फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला सीधे याद आना चाहिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। यहां फाइनल वेलोसिटी हो गया 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे सिंपल इसको हम प्लेस कर देंगे क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, तो एक ही लाइन में सॉल्व होगा। सो s विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ये एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटी है, फाइनल वेलोसिटी 80 माइनस 20 अपॉन 2 इंटू 10। 20 को कॉमन ले लो, 20 स्क्वायर यानी 400 कॉमन आ गया बाहर, तो बच गया क्या 2 इंटू 4 यानी 16 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 10 यानी 20, एक जीरो कैंसिल होगा 20, 15 इंटू 2 20 यानी 300 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर इज 300 मीटर। सिर्फ एक आसान सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन है, गड़बड़ी कर सकते हो, चांसेस रहता है। जब इजी क्वेश्चन मिलता है तो कैलकुलेशन का ही गलती होता है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स फ्रॉम 2013। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब कि 0 से स्टार्ट हुआ। इट कवर्स अ डिस्टेंस h1 h2 h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 आर, मतलब कि कोई एक बिल्डिंग से गिर रहा है, यहां से पहले 5वें सेकंड पे कुछ h1 डिस्प्लेसमेंट कर गया, अगले 5वें सेकंड में यानी यहां से t का वैल्यू 5 सेकंड रहा, t1 रख लिया, यहां से अगले 5वें सेकंड में ये कुछ h2 चला गया। ठीक है, पहले वाले को और कम कर लेते हैं, फिर यहां से h2 गया, और फिर ये तीसरे सेकंड में काफी और ज्यादा चलेगा, ये h3। ये तीनों इंटरवल जो है 5 सेकंड का है। ठीक है, तो अब इसमें क्या निकालना है कि h1 h2 h3 इन तीनों में रिलेशन क्या बनेगा।
ओके, तो सिंपल सा बात समझो कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं h1 के लिए हाफ जी टी का स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन ये दूसरे के लिए नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे वाला जो है वो 5 से चलना शुरू हुआ 10 तक पहुंचा, तो यहां पे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी था। लेकिन ये तो लिख सकते हैं हाफ जी 10 सेकंड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट किया और 5 सेकंड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट किया उसको माइनस कर दिया जाए। 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हाफ जी इंटू 10 स्क्वायर, 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हाफ जी इंटू 5 स्क्वायर। तो ये बोल रहा ना अगले 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो इसको माइनस कर दिए हम, हाफ जी 5 स्क्वायर को माइनस कर दिए। अगली बार S3 के लिए बात करें तो हाफ जी 15 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। सब हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं? रेस्ट वाले पोजीशन से, इसलिए इंटरमीडिएट वेलोसिटीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम का इंटरवल बनाना पड़ेगा कि पहले 5वां सेकंड यानी 0 से 5, अगला 5वां सेकंड यानी कि 5 से 10, तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, अगला 5वां सेकंड यानी कि 10 से 15। तो ऐसे ऐसे करके तीनों का रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रेक कर लें। ये हाफ जी 5 स्क्वायर है, ये हो गया 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर को कॉमन ले लो क्योंकि सब में दिख रहा है, इसमें भी है, तो ये लिख सकते हैं हाफ जी 5 स्क्वायर इंटू रह गया क्या 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 यानी कि 3 रह जाएगा। और यहां पे ब्रेक करोगे, यहां पे भी वापस ले लो, 5 को बाहर ले लो, तो बच गया 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी 9 माइनस 4। अभी भी एक लाइन लिख देते हैं 4 माइनस 1, तो हो गया हाफ जी, ये हाफ जी 5 स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं h1। ये पूरा है h1, ये भी है h1, तो हो गया h1 इंटू 3, और ये क्या हो गया h1 इंटू 9 माइनस 4 5। तो बाकी ऑप्शंस में चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन दे रखा है। पहला वाला बोल रहा है कि S2 इज इक्वल टू 3H1 आया है, S3 इज इक्वल टू 3H2 नहीं आया है, गलत है। फिर H1 S2 S3 बराबर नहीं हो सकता, H1 2H2 नहीं हो सकता, H1 S2 by 3, H2 ये है, इसमें 3 को डिवाइड कर दोगे तो H1 हो जाएगा। इसको ही अगर एक स्टेप हम आगे बढ़ा लें तो लिख सकते हैं S2 by 3 इज इक्वल टू H1, और इसको अगर आगे प्रोसीड करो इस इक्वेशन को, तो H3 अपॉन 5 इज इक्वल टू H1। तो ये अपने लास्ट ऑप्शन में है। क्लियर है, बात समझ रहे हो? सिंपल रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन पूरा कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं कि अब ये मल्टीप्लाई करके फाइनली क्या आएगा, वो जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? इसको हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। किसी रेस्ट पोजीशन से किसी एक हाइट से ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, उसको फेंका गया, उसको छोड़ा नहीं गया, फेंका गया है, थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद अ स्पीड v, किसी भी वेलोसिटी से थ्रो किया गया। द टू बॉल्स मीट एट t इक्वल्स 18 सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया? तो क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जब वो प्रॉपरली कर लोगे तो क्वेश्चन कोई भी आसान है। एनालिसिस नहीं होता है प्रॉपरली तभी गड़बड़ी होता है। एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है u इक्वल टू 0 से, दूसरे ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया v इज इक्वल टू सम वेलोसिटी, वो हमको नहीं दिया, वही ढूंढना है क्या, व्हाट इज द वेलोसिटी v, वही ढूंढना है कि इसको v से थ्रो किया गया। तो ये यहां से मान लो कि यहां तक पहुंचा होगा, इसको टोटल टाइम कितना लगा चलने में, जब ये टोटल जब दोनों क्रॉस किया, इस किसी एक टाइम पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये वाला क्रॉस कर जाएगा इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, लेकिन इसको थोड़े समय के बाद किया गया। ये 6 सेकंड में मान लो यहां पे पहुंच चुका था, t इक्वल टू 6 सेकंड पे ये यहां दिख रहा था, और t इक्वल टू 6 सेकंड पे ये यहां था, यहां से चलना शुरू किया है, और t इक्वल टू 18 सेकंड पे ये दोनों यहां पर है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट में ने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो लगा इन टाइम 12 सेकंड, क्योंकि इसको 12 ही सेकंड मिला ना, 6 सेकंड बाद इसको छोड़ा गया था, तो 18 सेकंड में बाद दोनों मीट कर रहा है, यानी कि इसको 12 सेकंड ही चलने का मौका मिला है। 12 सेकंड और ये चला है 18 सेकंड, यानी सिंपल सा इक्वेशन बनेगा कि एक को 18 सेकंड चलना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और दूसरे को 12 सेकंड चलना है, इनिशियल वेलोसिटी v है।
और दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो v बताना है। ये डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं कुछ h। तो पहले वाले के रिलेशन में हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ g, 18 सेकंड चला तो 18 का स्क्वायर। दूसरे वाले के टर्म में क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू v इंटू कितना टाइम लगा 12 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। और ये दोनों डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तभी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा, यानी कि ये 12 सेकंड में जितना चलेगा ये 18 सेकंड में जितना चलेगा दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गया तो दोनों एक दूसरे को उस मोमेंट पे क्रॉस कर रहा होगा। तो ये दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या आ गया, हाफ जी 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 12v प्लस हाफ जी 12 स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करना है। 12v इज इक्वल टू हाफ जी 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू 1 अपॉन जी को रिप्लेस कर देते हैं, जी का वैल्यू हो गया 10, 2 इंटू 12 आया इधर से, 18 का स्क्वायर में से 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या 6 3 18, 3 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, अब 6 2 12 और कुछ कैंसिल होगा, 2 3 6 तो बच गया 2 2 5 10, यहां 5 यहां 3 और यहां क्या बच गया 5 तो हो गया 5 25 इंटू 3 75 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? थोड़ा सा कैलकुलेशन लास्ट में था। ओके, बट सिचुएशन प्रॉपरली करोगे तो बनेगा। कुछ क्वेश्चन कभी कभी रहता है जहां उसको प्रॉपरली एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगा। हर चीज आसान नहीं रहता मेडिकल में, थोड़ा तो क्वेश्चन रहेगा। ओके, बाकी अगर प्रॉपरली एनालाइज करते हो तो सब कुछ बहुत आसानी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, when it has reached 1/2 of its maximum height, how high does the ball rise? ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो किया गया ऊपर की तरफ, कोई भी वेलोसिटी से थ्रो किए हो, थोड़े समय के बाद ये जो इसको जितना दूर जाना है, मान लो कि इसको टोटल हाइट ये h जाना है, h के आधी दूरी तक पहुंचा था तब इसका वेलोसिटी जो पता किया गया वो है 10 मीटर पर सेकेंड का। ओके, मतलब कि जो हाइट जाना है मैक्सिमम उसके आधे दूर तक में ये वेलोसिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको वैसे एंगल से देखे ही नहीं, हम इसको अलग एंगल से देखेंगे। हम ये सिंपल देखेंगे कि ये h/2 है तो ये भी h/2 है, यानी कि फर्दर अभी भी इसको h/2 जाना है। तो सिंपल बात करें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कोई एक वेलोसिटी से थ्रो किया जाए तो वो कितना हाइट तक जाता है, ये हाइट के लिए फॉर्मूला है। इसको मान लो कि स्मॉल h है, सो अगर 10 मीटर पर सेकंड से किसी को थ्रो किया जाए सो h इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, या सिंपल लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके, तो ये h जो है वो हमको ढूंढना है, वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड का अपॉन 2g, यानी कि 20 100 अपॉन 20 दैट इज 5 मीटर। तो 5 मीटर हुआ यहां से यहां तक का हाइट, तो टोटल हाइट कितना हो गया, h इज इक्वल टू 2h, ये जो है वो हाफ है, यानी हो गया 10 मीटर का। बात क्लियर है? क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स एंगल पे देखना है और कुछ नहीं। इट वाज एन इजी क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी पुराना है 2003, लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार देखो, a man throws balls with the same speed vertically upward one after other in an interval at an interval of 2 सेकेंड। मतलब कि 2-2 सेकंड के इंटरवल पे एक एक बॉल फेंका जा रहा है। एक बॉल फेंका, 2 सेकंड वेट किया, दूसरा बॉल फेंक दिया, फिर 2 सेकंड बाद तीसरा बॉल फेंक दिया, तो ये कंटिन्यूअसली करता जा रहा है। कहना यह है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। मतलब कि किसी भी समय पे हवा में 2 बॉल दिखना चाहिए, तो कितना स्पीड से इसको थ्रो करना चाहिए। तो सिंपल समझो कि जैसे आप बॉल को थ्रो करने का स्पीड बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा समय तक हवा पे रहेगा। ओके, बहुत ज्यादा समय तक हवा पे रहा तो फिर हम 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल और फेंकते चले जाएंगे, सब हवा में रहेगा। ओके, तो हमको कम से कम 2 बॉल चाहिए, मिनिमम 2 बॉल चाहिए हवा में। यानी कि पहला बॉल को फेंके, ये मान लो फर्स्ट बॉल है,
इसको फेंके, ये थ्रो करके यहां पर आया, ये जैसे जा रहा था तो फिर दूसरा बॉल भी थ्रो कर दिए, तो दूसरा बॉल भी कहीं पे यहां पर है, यानी कि फर्स्ट बॉल यहां पर पहुंचा, सेकंड बॉल यहां पे पहुंचा और थर्ड बॉल रिलीज कर रहा है। ये सिचुएशन को समझो क्या है कि पहला बॉल जो हम फेंके थे उसके थोड़े समय बाद दूसरा बॉल फेंके और थोड़े समय बाद तीसरा बॉल फेंके, लेकिन पहला बॉल के गिरने से पहले हम अगर तीसरा बॉल को फेंक दें तो दो बॉल हवा में दिखेगा, मतलब कि ये गिरा नहीं और ये थ्रो कर दिया गया। यही होना चाहिए, मिनिमम ये होना चाहिए कि कम से कम ऐसा टाइम हो, यानी कि मिनिमम टाइम जो होगा कि मिनिमम टाइम स्पेंट बाय अ बॉल शुड बी कितना होना चाहिए, सच दैट कि दो बॉल और फेंका जा सके। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट कम से कम 4 सेकंड के बाद गिरेगा तो दो बॉल और फेंकने का उसको मौका मिल जाएगा ना। 2-2 सेकंड के बाद वो बॉल फेंक रहा है, तो अगर मान लो 10 सेकंड लगा एक बॉल को जमीन पे गिरने में, तो अगर वो 10 सेकंड के बाद गिर रहा है तो इस जो थ्रोअर था उसको 5 बॉल फेंकने का मौका मिल गया। 10 सेकंड का टाइम मिला तो 5 बॉल फेंक सकता है, लेकिन हमको 2 ही बॉल चाहिए, कम से कम 2 बॉल चाहिए, है ना। तो कम से कम ये 4 सेकंड तक हवा में रहेगा तभी तो इसको मौका मिलेगा 2 बॉल और फेंकने का। बात क्लियर है। तो इसीलिए कि मिनिमम टाइम जो इसको हवा में बिताना होगा वो 4 सेकंड या उससे ज्यादा होना चाहिए। 4 सेकंड भी एग्जैक्टली मानोगे तो दिक्कत है कि एक गिर गया दूसरा फेंके तीसरा फेंके, तो एग्जैक्टली थोड़ा सा अंतर होगा, मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए टाइम का। ठीक है, तो टी शुड बी ग्रेटर देन 4 सेकंड। और हम बताए थे ये टी का मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इसको ऊपर जाना है और नीचे आना है, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था 2u/g। टी इक्वल टू लिखे थे 2u/g अगर u से थ्रो किया गया तो इसको यहां पे प्लेस कर दो। सो 2u/g मस्ट बी ग्रेटर देन 4 सेकंड, सो u मस्ट बी ग्रेटर देन 4g/2, 2g, यानी कि g का वैल्यू 10 रख लो तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वैसे 10 दिया हुआ 9.8 दिया, सॉरी g का वैल्यू 9.8 दिया तो हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड, यानी u शुड बी ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकंड। इससे ज्यादा स्पीड से थ्रो करेंगे तभी ये हवा में रहेगा। बात क्लियर है? ओके, ठीक है स्क्रीनशॉट। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें हम लोग को करना है रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में जब पढ़ोगे तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, फिर 1 डायमेंशन अलग से करने का कोई मतलब नहीं रहता है। फिर भी देख लेते हैं कि क्योंकि ये थोड़ा आसान है तो ग्राउंड वेव पे ही चल सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी सिंपल सेंस होता है कि किसी एक के रिलेशन में दूसरे का क्या क्वांटिटी है। रिलेटिव कोई भी क्वांटिटी, रिलेटिव बोलने का मतलब हुआ कि किसी के रिलेशन में, अब उसका अपना नेचुरल स्टेट क्या है वो मायने हो रखेगा अगर वो किसी दूसरे के स्टेट के बारे में बता रहा है तो। ठीक है, जैसे कि हम बोले कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो हमसे भी ज्यादा भारी है, यानी कि हम अपने रिलेटिव बताएंगे, या हमसे 5 किलो ज्यादा भारी है, तो पहले मेरा वजन जानोगे तब तो उसका वेट बता पाओगे ना, या मेरा मास जानोगे तब उसका मास बताओगे। तो इसके लिए हम लोग रिलेटिव टर्म यूज कर रहे हैं। तो कहीं पे भी रिलेटिव टर्म यूज करने का मतलब है कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का बात बोला जाए। तो जब कोई 2 ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो दोनों का एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन डिफर करने लगता है। सो दैट्स इट रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी सिंपल है कि अगर दोनों के आपस का सेपरेशन क्लोजर हो रहा है, कम हो रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का ऐड कर देना। दोनों का आपस का सेपरेशन बढ़ रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड कर देना। मतलब कि दोनों का इफेक्ट इस बीच के दूरी को या तो डिक्रीज करने में है या तो इंक्रीज करने में है, तो दोनों ही केस में वेलोसिटी ऐड होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन अपना अलग जगह ध्यान रखना है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि दोनों के जो बीच का सेपरेशन इसको कम करने में दोनों का इफर्ट पॉजिटिव है, ऐसे में भी पॉजिटिव है, बढ़ाने में, चाहे बढ़ाने में पॉजिटिव हो चाहे कम करने पॉजिटिव। लेकिन एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो एक दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम करना चाह रहा है, दूसरा उसको बढ़ाना चाह रहा है, तो ये दोनों का एंटी हो गया। तो जब भी ऐसा केस रहा तो माइनस करना है। बात क्लियर रखना है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट बीच के सेपरेशन को
कम करना चाहे, यानी कि दोनों ऐसे जाए, तो VA प्लस VB। अब फाइनल क्या लिखेंगे वो बात की बात है, किसके लिए क्या लिखना है, किसके लिए क्या लिखना है। VA विथ रेस्पेक्ट टू B या VB विथ रेस्पेक्ट टू A, तो उसके लिए पॉजिटिव साइन लगाएं कि नेगेटिव साइन लगाएं, वो सब काम बहुत आसान काम है। सिचुएशन जब एक बार समझ जाओगे तो लिख सकते हो। बस ये गलती कभी नहीं होना है जो हम बता रहे हैं कि जब दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रहा हो तो भी हम लोग मैग्नीट्यूड जो है VA प्लस VB ही करते हैं। लेकिन अगर कोई एक क्लोज आ रहा है, कोई एक दूर जा रहा है, तो उस केस में VA माइनस VB, यानी कि अगर मतलब सिंपल बोले कि एडिशन करना होगा, और इस केस में या ऐसा भी केस हो सकता है कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इस केस में भी VA माइनस VB, चाहे VB माइनस VA विथ साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन अलग से ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड के बारे में हम सिंपल बोल रहे हैं कि जब दोनों एक दूसरे का दूरी को घटाना चाह रहा है, दोनों का टेंडेंसी है कि दूरी कम हो, तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो ऐड करके बनेगा। साइन कन्वेंशन अब जो भी अब लास्ट मोमेंट पे जो भी देखना होगा उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन लेना होगा। ठीक है, कि एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव है तो ऐड होता है, एक का पॉजिटिव दूसरे का भी पॉजिटिव है तो सब्सट्रैक्ट होता है, एक का नेगेटिव दूसरे का भी नेगेटिव है तो भी सब्सट्रैक्ट होता है, और एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव या एक का नेगेटिव इसका पॉजिटिव, दोनों का मीन्स इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है तो भी ऐड होगा, इसका नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव है तो भी ऐड होगा। यही सीधा तरीका है रिलेटिव मोशन को समझने का। इफेक्ट कंट्रीब्यूशन, अगर दोनों पास आ रहा है तो इफेक्ट में कंट्रीब्यूशन क्या है कि जो बीच का दूरी है जल्दी से जल्दी खत्म होगा। दोनों दूर जा रहा है तो जो बीच का दूरी है सबसे हाई रेट से बढ़ेगा, लेकिन एक पास आ रहा है एक दूर जा रहा है तो बीच का दूरी जो है वो बहुत हाई रेट से न बढ़ने पाएगा न बहुत हाई रेट से कम होने पाएगा। अगर इसका स्पीड ज्यादा होगा तो डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा होगा, लेकिन उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से ये खुद से कम कर सकता था, क्योंकि ये भी तो दूर जाने लगा। ठीक है, ये नॉर्मल सेंसेस है। ठीक है, सिंपल सेंस को प्लॉट करोगे, डायग्राम मिलेगा, डायग्राम प्लॉट करोगे, बनाओगे, बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, 1D में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहता रिलेटिव मोशन का, 2D में टाइम लगता है। ठीक है, सो टेक स्क्रीनशॉट। देखो इसमें एक दो क्वेश्चन आया रखा, 2017 का क्वेश्चन है, ये पहले वाले चैप्टर में पहले वाले लेक्चर में ही हम इसको कर दिए थे, ध्यान नहीं रहा कि रिलेटिव का था। क्वेश्चन क्या है कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, शी वॉकड अप द स्टेशनरी। फिर से बता रहे हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कि एक एस्केलेटर है, इसको अगर कोई इस पे ये अगर नहीं चल रहा हो, वॉक अप कर रहे हैं, इस पे दौड़ करके प्रीति चलने लगी, तो इसको यहां से यहां जाने में टाइम लगा T1। अगली बार क्या हुआ, अगली बार ये चल रहा है, ये रेस्ट पर है, तो इस केस में जो टाइम लगा वो है T2। और अगली बार दोनों केस हुआ, ये भी चल रहा है और साथ ही साथ ये भी वॉक कर रही है, तो इस केस में जो टाइम लगा वो मान लिए T3, जिसको हमको ढूंढना है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि इसका मान लेते हैं कि वेलोसिटी कुछ V1 और एस्केलेटर का वेलोसिटी मान लेते हैं V2। इस केस में क्या हो गया, दोनों ही केसेस ऐड, दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों का इफेक्ट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करने में काम आ रहा है। सो पहली बार जो टाइम लगा दैट इज T1, ये दूरी का एस्केलेटर का दूरी को मान लेते हैं D, कि यहां से यहां तक का दूरी, ये दूरी को मान लेते हैं D, तो D डिस्टेंस को V1 वेलोसिटी से चले तो D बाई V1 टाइम लगेगा। अगली बार T2 डिस्टेंस है तो D बाई V2 टाइम लगेगा, T2 टाइम लगा। ठीक है, D इज डिस्टेंस, V2 इज वेलोसिटी। अब इस बार जो है वो T3, वो सेम डिस्टेंस को इन दोनों ने वेलोसिटी, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी V1 प्लस V2, तो इस वेलोसिटी से सेम डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर अप करना है वो निकालना है। ठीक है, तो अब देखो, तो इसका रिप्लेसमेंट करना हमको यहां से T1 T2, क्योंकि D V1 V2 सब मेरे लिए अननोन है, कोई भी चीज नोन है। इस D को यहां नीचे ले आओ
तो ऐसा लिख सकते हैं 1/v1/d प्लस v2/d। d बाई v1 का वैल्यू पता है तो v1/d भी लिख सकते हैं ना, तो वो लिख सकते हैं 1/v1/d की जगह लिख सकते हैं 1/t1 प्लस 1/t2। फिर इसको क्रॉस कर लो, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा t1 t2/t1 प्लस t2। दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव का क्वेश्चन, ये रिसेंट डेज में आया रखा है। ओके, और भी एक दो है, तो टेक दिस। ज्यादा मिस दिक्कत नहीं है, रिलेटिव मोशन पे मेनली 2D में अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसमें से रेयरली रहता है। ओके, सो टेक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कट 3 to 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, a bus moving with a speed of 10 meter per second on a straight road, a scooterist wishes to overtake the bus in 100 सेकेंड। वो विश भी कर रहा है, टाइम भी एकदम एग्जैक्ट रखा कि 100 सेकंड के अंदर में इसको पीछा, एग्जैक्टली 100 सेकंड में इसको पीछा कर देना है। ठीक है, कोई बात नहीं। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, उसको दिख भी नहीं रहा, 1 किलोमीटर दूर पर है, फिर भी ये उम्मीद। विथ वॉट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस, किस स्पीड से उसको चेज करना चाहिए। मतलब कि एक बस है मेरे पास, ठीक है, और इस बस को किसी ने चेज करने लगा, कोई स्कूटर वाला है, ठीक है, इसको चेज कर रहा है। इन दोनों के बीच में जो शुरुआत में दूरी है वो 1 किलोमीटर का है, और ये चल रहा है मान लो कुछ v1 वेलोसिटी से, ये चल रहा है कुछ v2 वेलोसिटी से, और एक समय आएगा कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, दोनों क्रॉस कर जाएगा, दोनों एक समय पे एक ही जगह पे होगा। मतलब सिंपल सा बात है कि ये जो बीच का दूरी है, वो बीच का दूरी यहां पर आया तो समाप्त हो गया। तो ये बीच का दूरी कितना है, 1 किलोमीटर का। इस दूरी को ये कम करना चाह रहा है, लेकिन ये क्या करना चाह रहा है कि नहीं, उसको बढ़ाएंगे, ये आगे जा रहा है, यानी कि उसका इफेक्ट क्या है, बढ़ाने की तरफ, इसका इफेक्ट क्या है, कम करने की तरफ। तो रिलेटिव स्पीड जब लेंगे तो रिलेटिव स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बस, रिलेटिव स्पीड ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू बस, वो क्या लिख सकते हैं, VSB will be equal to V2 minus V1। ठीक है, सो दिस इज V2 V1 सब दिया, V2 निकालना है और V1 दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड का, यानी कि V2 माइनस 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रहने दिए। अब इस स्पीड से ये 1 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, वो टाइम दिया हुआ है। सो T विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर अपॉन स्पीड चल रहा है V2 माइनस 10, एंड दिस टाइम इज 100 सेकेंड। ठीक है, अब सॉल्व करें, 2 जीरो कैंसिल करें, V माइनस 10 माइनस 10 तरह के प्लस हो जाएगा, सो V2 विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। आसान है। तो ऐसे जनरली रिलेटिव मोशन, और भी रिलेटिव मोशन का कुछ क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि एक ट्रेन है, उसको एक पैरेट क्रॉस कर रही है, कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहा है, वेलोसिटी जोड़ दो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस से वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, बस काम खत्म। तो 1D में है, रिलेटिव मोशन से बहुत ज्यादा तकलीफ का कुछ है नहीं, इसलिए इसमें नहीं करेंगे। 2D में रिलेटिव मोशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, तो वो जरूरी है, तो इसका भी फिर ये आसान रहेगा। ओके, सो इसको अभी हम एंड करते हैं इस चैप्टर को, नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे नाउ, बाय।